कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान तब नहीं होती जब उसके पास दुनिया की सारी दौलत हो, बल्कि तब होती है जब उसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो सिवाय उसके व्यवहार के। अमीर दिखना आसान है, लेकिन अमीर दिल रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसी सोच के साथ शहर की सबसे प्रतिष्ठित और अमीर महिला गायत्री देवी अपने आलीशान बंगले की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उनके पास वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का पूरा साम्राज्य था, नौकर चाकर थे, और वह सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। यह चिंता दौलत खोने की नहीं, बल्कि अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए एक सही जीवन साथी न मिल पाने की थी। सिद्धार्थ होनहार था, विदेश से पीरज कर आया था, लेकिन वह लोगों की चमक दमक और बाहरी खूबसूरती से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। गायत्री देवी जानती थीं कि आज के इस दिखावटी दौर में लड़कियां सिद्धार्थ से नहीं, बल्कि वर्मा ग्रुप के वारिस से शादी करना चाहती हैं। उन्हें ने अपने बेटे के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो इस घर को अपना समझे, न कि इसे एक एटीएम मशीन। उन्हें एक ऐसी बहू की तलाश थी जिसके संस्कार उसकी खूबसूरती से बद्धे हों। एक रात खाने की मेज पर गायत्री देवी ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कुछ रिश्ते देखे हैं। सिद्धार्थ ने बात काटते हुए कहा, मां प्लीज, आप फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गईं। मुझे आज की मॉडर्न लड़की चाहिए जो मेरी सोसाइटी में फिट हो सके। आपके वो पुराने ख्यालात वाली लड़कियां मुझे नहीं चाहिए। सिद्धार्थ की बात ने गायत्री देवी के दिल को चुभन दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बेटे के लिए हीरा खुद ढूंढ कर लाएंगी, और वह भी अपनी शर्तों पर। अगले ही दिन गायत्री देवी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी सबसे पुरानी और फीकी पड्ढी हुई सादगी निकाली, चेहरे पर थोड़ा धूल और कालिख लगा ली, बालों को बिखेर लिया और पैरों में टूटी हुई चप्पल पहन ली। शहर की सबसे अमीर औरत, जिसके इशारों पर हजारों कर्मचारी काम करते थे, आज एक बूढ़ी लाचार सफाई वाली बन गई थी। उनका प्लान सीधा था। वह सिद्धार्थ के ऑफिस के सामने वाले पार्क और बस स्टॉप के आसपास सफाई का काम करेंगी। वही जगह जहां सिद्धार्थ से मिलने आने वाली लिकर लड़कियां अक्सर गुजरती थीं या वेट करती थीं। वह देखना चाहती थीं कि जब कोई नहीं देख रहा होता, तब ये लड़कियां गरीबों से कैसा बर्ताव करती हैं। चिलचिलाती धूप थी। गायत्री देवी, जो हमेशा एयर कंडीशनर में रहती थीं, आज भरी दोपहर में सड़क किनारे झाड़ू लगा रही थीं। पसीने से उनका बुरा हाल था, लेकिन उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। लोग उनके पास से गुजर रहे थे। कोई अपनी महंगी कार के शीशे चढ़ा लेता, तो कोई उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखता। उन्हें आज समझ आ रहा था कि समाज में एक गरीब की क्या औकात होती है। तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की उतरी। यह वही लड़की थी जिसके साथ सिद्धार्थ आजकल काफी वक्त बिता रहा था। नाम था शनाया। गायत्री देवी ने जानबूझकर लड्डखत धने का नाटक किया और शनाया के पास जाकर बोली, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया है। उनकी आवाज कांप रही थी। शनाया, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी, उसने बद्धी बदतमीजी से गायत्री देवी को देखा और अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। दूर हटो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं भिखारी। मेरे डिजाइनर कपड़े खराब मत कर देना, शनाया ने चिल्लाते हुए कहा और अपने गार्ड को इशारा किया कि इस बुढ़िया को यहां से हटाओ। गायत्री देवी को धक्का लगा, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। यह लड़की सिर्फ पैसों की भूखी है, इसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। गायत्री देवी अपमान का घूंट पीकर रह गईं और धीरे धीरे वहां से हटकर एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। उनका गला वास्तव में सूख रहा था और धूप के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह सोचने लगीं कि क्या पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई है? क्या इंसानियत मर चुकी है? तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पास आ रहा है। यह शनाया नहीं थी और न ही कोई अमीरजादी दिख रही थी। कदमों की आहट के साथ एक सौम्य सी आवाज आई, माँ जी, आप ठीक तो हैं? गायत्री देवी ने धीरे से अपनी पलकें उठाईं। उनके सामने एक साधारण सी लौड्डकी खद्दी थी,
जिसने हल्का आसमानी रंग का सूती कुर्ता पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो करोड़ों के गहनों से भी ज्यादा कीमती लग रही थी। उस लॉर्ड एचकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पानी की बोतल खोली और गायत्री देवी के होंठों से लगा दी। पीजिए मां जी, आराम मिलेगा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि गायत्री देवी को लगा जैसे तपती धूप में किसी ने छांव कर दी हो। पानी पीने के बाद गायत्री देवी को थोड़ा होश आया। उन्होंने देखा कि वह लेडिच की बिना इस बात की परवाह किए कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वहीं धूल भरी सड़क पर उनके पास बैठ गई। उसने अपने बैग से एक टिफिन निकाला और बोली, माँ जी, आपने कहा था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लीजिए, मेरे पास 2 रोटियां हैं, आप खा लीजिए। गायत्री देवी ने कांपते हाथों से टिफिन लिया, लेकिन फिर रुक गईं। उन्होंने पूछा, बेटी, अगर मैं ये खा लूंगी तो तू क्या खाएगी? तू तो काम पर जा रही है ना? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं तो जवान हूं, भूख बर्दाश्त कर सकती हूं। लेकिन इस उम्र में खाली पेट रहना ठीक नहीं है। वैसे भी मेरी मां कहती हैं कि अगर हम अपनी थाली का आधा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दे दें तो भगवान हमारा पेट कभी खाली नहीं रखता। उस लड़की की बातें गायत्री देवी के दिल में उतर गईं। जहां कुछ देर पहले शनाया ने उन्हें धिक्कारा था, वहीं यह अनजान लड़की उन्हें अपने हिस्से का खाना खिला रही थी। गायत्री देवी ने जानबूझकर पूछा, तेरा नाम क्या है बेटी, और तू करती क्या है? लड़की ने टिफिन का ढक्कन खोलते हुए कहा, मेरा नाम नंदिनी है। मैं सामने वाली वर्मा इंडस्ट्रीज में ही जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करती हूं। अभी नई नई नौकरी लगी है, इसीलिए थोड़ी घबराहट रहती है कि कहीं देर ना हो जाए। वर्मा इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही गायत्री देवी चौंक गई। यह तो उन्हीं की कंपनी थी, मतलब ये लड़की उनके ही बेटे सिद्धार्थ की कर्मचारी थी। नियति का यह खेल देखकर गायत्री देवी मन ही मन मुस्कुराई। वह अपनी ही कंपनी की एक मामूली कर्मचारी के हाथों खाना खा रही थीं, जबकि उनका अपना बेटा आलीशान केबिन में बैठकर डील साइन कर रहा था। तभी पास में खड़ी उस लग्जरी कार का हॉर्न जोर से बजा। सिद्धार्थ कार से बाहर निकला। उसने काला चश्मा लगा रखा था। वह सीधा शनाया की तरफ बढ़ा, जो अभी भी नाक भौं को देखा धी थी। सिद्धार्थ ने अपनी मां, जो भेष बदलकर बैठी थी, की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। उसके लिए वह सिर्फ सड़क किनारे बैठी एक और भिखारिन थी। उसने शनाया का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी चलो, हमें लंच रिजर्वेशन के लिए देर हो रही है। यहां इतनी गर्मी और धूल है, तुम कार में बैठो। नंदिनी ने सिद्धार्थ को देखा और हड्डाबड्डाते हुए कद्दी हो गई। वह जानती थी कि यह उसके बॉस हैं। उसने झुककर नमस्ते सर को कहा, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उस पर गया ही नहीं। वह शनाया की बातों में इतना मग्न था कि उसने नंदिनी की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर दिया। कार धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गई। गायत्री देवी के चेहरे पर धूल की परत और जम गई, लेकिन इस बार उन्हें दुख नहीं, बल्कि गुस्सा आया। गुस्सा अपने बेटे के अंधेपन पर। नंदिनी ने अपनी चुन्नी से गायत्री देवी के चेहरे से धूल झाड़ दी और बोली, माँ जी, मुझे अब भागना होगा, वरना बॉस डांटेंगे। आप ये पानी की बोतल रख लीजिए, मैं कल फिर मिलूंगी। इतना कहकर नंदिनी तेज कदमों से ऑफिस की तरफ दौड़ गई। गायत्री देवी उसे जाते हुए देखती रहीं। उन्होंने फैसला कर लिया था, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उन्हें कि यह देखना था कि क्या नंदिनी वाकई इतनी अच्छी है जितनी वह दिख रही है, या यह सिर्फ एक दिखावा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने बेटे सिद्धार्थ को यह सबक सिखाना था कि असली हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, शोरूम में नहीं। अगले दिन गायत्री देवी ने अपना भेष और भी दयनीय बना लिया। वह सीधी वर्मा इंडस्ट्रीज के रिसेप्शन पर पहुंच गईं। उनका इरादा अंदर जाकर तमाशा खद्दा करने का था, ताकि वह देख सकें कि मुसीबत आने पर नंदिनी कैसा व्यवहार करती है। वर्मा इंडस्ट्रीज का रिसेप्शन हॉल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। संगमरमर का फर्श चमक रहा था और हवा में महंगे रूम फ्रेशनर की खुशबू थी। सूट बूट पहने लोग फाइलों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। इसी चकाचौंध के बीच गायत्री देवी अपने फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों के साथ अंदर दाखिल हुईं। उनकी मौजूदगी वहां एक धब्बे की तरह लग रही थी।
दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखते ही रोक लिया। ए बुरिया, कहां घुस रही है? ये कोई मंदिर का लंगर नहीं है, निकलो यहां से। गार्ड ने उनकी बांह पकड़ धाकर उन्हें धकेलने की कोशिश की। गायत्री देवी जानबूझकर वहीं फर्श पर बैठ गईं और जोर जोर से खांसने लगीं। उन्होंने रोनी सूरत बनाकर कहा, बेटा, बस थोड़ी देर एसीओ की हवा में बैठने दे, बाहर बहुत गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने नाक सिकोदते हुए इंटरकॉम पर चिल्लाया, सिक्योरिटी, इस औरत को अभी बाहर फेंको, अगर क्लाइंट्स ने देख लिया तो कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी। पूरा स्टाफ तमाशा देख रहा था। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। गार्ड ने अपना डंडा उठाया और गायत्री देवी को डराने के लिए आगे बढ़ा। उठती है या पुलिस को बुलाऊं? वह चिल्लाया और उसने गायत्री देवी का हाथ जोर से झटका। रुकिए, एक तेज आवाज गूंजी। भीड़ा को चीरते हुए नंदिनी आगे आई। उसने गार्ड का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती अपनी मां की उम्र की बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? अगर ये तुम्हारी मां होती तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही धक्के मारते? गार्ड सकपका गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने तंज कसते हुए कहा, ओहो, मदर टेरेसा आ गई। नंदिनी, ये ऑफिस है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। अगर बॉस ने देख लिया कि तुम एक भिखारिन को अंदर ला रही हो तो तुम्हें लेने के देने पड़े डीएच जाएंगे। नंदिनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह झुककर गायत्री देवी के पास बैठी और बड़े प्यार से उन्हें सहारा देकर उठाया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उनके माथे का पसीने पहुंचा। मां जी, आप घबराइए मत, आइए यहां सोफे पर बैठिए। नंदिनी उन्हें वीआईपी वेटिंग एरिया की तरफ ले जाने लगी। तभी फ्लोर मैनेजर मिस्टर चोपद्धा वहां आ धमके। वह सिद्धार्थ के खास चमचे माने जाते थे और गरीबों से सख्त नफरत करते थे। नंदिनी, उन्होंने दहादह लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे कपड़े वाली औरत को हमारे वीआईपी सोफे पर बिठाने की? तुम्हें पता है वो सोफा कितने का है? अगर इस पर दाग लग गया तो तुम्हारी पूरे साल की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। नंदिनी ने डरने की बजाय सीधे मिस्टर चोपद्दा की आंखों में देखा और कहा, सर, सोफा गंदा हुआ तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी इंसानियत गंदी हो गई तो वो कभी साफ नहीं होगी। ये बुजुर्ग हैं, बीमार लग रही हैं, कंपनी के नियम इंसानियत से बद्धे नहीं हो सकते। मिस्टर चोपद्दा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी जूनियर ने उनसे जुबान लढ़ाने की हिम्मत नहीं की थी। जुबान लढ़ाती है? अभी के अभी इस बुढ़िया को बाहर निकालो और अपने काम पर जाओ, वरना अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करना शुरू कर दो। वर्मा इंडस्ट्रीज को इमोशनल मूर्खों की जरूरत नहीं है। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। गायत्री देवी चुपचाप सब देख रही थी। उनका दिल गर्व से भर गया था। जिस लडे डेरेडिकी को अपनी नौकरी की चिंता करनी चाहिए थी, वह एक अनजान बुढ़िया के सम्मान के लिए अपने बॉस से लड़े डेरेच रही थी। लेकिन नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। गायत्री देवी देखना चाहती थी कि नंदिनी अंत तक क्या फैसला लेती है। गायत्री देवी ने धीरे से नंदिनी का हाथ दबाया और कांपती आवाज में कहा, बेटी, तू मेरे लिए अपनी नौकरी खतरे में मत डाल, मैं चली जाती हूं। वह उठने लगी। नंदिनी ने उनका हाथ कसकर पगडिच लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे पक्के थे। उसने अपना आई कार्ड गले से निकाला और मिस्टर चोपद्धा के सामने टेबल पर रख दिया। सर, अगर एक लाचार बुजुर्ग को पानी पिलाना और 2 पल बैठने की जगह देना गुनाह है तो मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, लेकिन मैं इन्हें इस हालत में धक्के खाने के लिए बाहर नहीं छोड़ दूंगी। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मामूली अकाउंटेंट इतना बड़ा कदम उठाएगी। मिस्टर चोपद्धा हक्के बक्के रह गए। तभी पीछे से तालियों की गड्डगड्डाहट सुनाई दी। तालियों की आवाज सुनकर सबकी निगाहें मुख्य दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां सिद्धार्थ खड़ा था। उसके ठीक पीछे उसके पिता की पुरानी तस्वीर लगी थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे तालियां बजाते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। पूरा स्टाफ सहम गया। सबको लगा कि अब नंदिनी की खैर नहीं। मिस्टर चोपद्दा की बाछें खिल गईं। उन्हें लगा बॉस अब नंदिनी को सबक सिखाएंगे। सिद्धार्थ नंदिनी के पास आकर रुका। उसने नंदिनी का आई कार्ड उठाया
और उसे घुमाते हुए बोला, इम्प्रेसिव, बहुत बढ़िया भाषण था। इंसानियत, उसूल, त्याग, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग जैसा। फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने आई कार्ड को टेबल पर पटक दिया। लेकिन मिस नंदिनी, ये कॉर्पोरेट दुनिया है, यहां इमोशन से नहीं, प्रॉफिट से काम चलता है। तुमने ऑफिस के अनुशासन को तोड़ा है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी यह दयालुता कंपनी को कोई मुनाफा देगी? नंदिनी ने अपनी नजरें नहीं झुकाई थी। उसने शांत स्वर में कहा, सर, मुनाफा सिर्फ पैसों का नहीं होता। जिस कंपनी के कर्मचारी अपने आसपास के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, वो कंपनी कभी महान नहीं बन सकती। यह मैंने आपके ही पिताजी स्वर्गीय श्री वर्मा जी की जीवनी में पढ़ा था। सिद्धार्थ एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने पिता का जिक्र उम्मीद नहीं किया था, लेकिन उसका अहंकार बीच में आ गया। उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 500 के कुछ नोट निकालकर गायत्री देवी, जो अभी भी फर्श पर सहमी हुई बैठी थीं, की तरफ फेंक दिए। नोट हवा में लहराते हुए गायत्री देवी के पैरों के पास गिरे। ये लो, सिद्धार्थ ने घमंड से कहा, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे ना, ले लो और यहां से निकलो। और तुम मिस नंदिनी, अगर तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक है तो जाओ इसके साथ, आज से तुम्हारी छुट्टी। नंदिनी ने जमीन पर गिरे नोटों को देखा, फिर गायत्री देवी को। उसकी आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने झुककर नोट उठाए। सबको लगा कि वह पैसे लेगी, लेकिन नंदिनी ने नोटों को इकट्ठा किया और सिद्धार्थ के हाथ में वापस थमा दिया। सर, नंदिनी की आवाज अब कांप नहीं रही थी, बल्कि उसमें फौलाद सी मजबूती थी। किसी की मजबूरी का तमाशा बनाना अमीरी नहीं, गरीबी है, सोच की गरीबी। इन पैसों से आप AOSC खरीद सकते हैं, लेकिन दुआएं नहीं। मुझे अपनी नौकरी जाने का अफसोस नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी इंसानियत खोने का अफसोस एक दिन जरूर होगा। इतना कहकर नंदिनी ने गायत्री देवी का हाथ पकड़ा और बोली, चलिए माँ जी, मैं आपको घर छोड़ देती हूं। यहां की हवा बहुत जहरीली हो गई है। वह गायत्री देवी को सहारा देकर बाहर ले गई। पीछे सन्नाटा पसरा था। सिद्धार्थ के हाथ में नोट वैसे के वैसे रह गए थे। उसे पहली बार किसी ने इतना करारा जवाब दिया था, वह भी उसकी अपनी कंपनी में, सबके सामने। उसका चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी खलबली मच गई थी। बाहर आकर नंदिनी ने ऑटो रिक्शा रुकवाया। गायत्री देवी ने उसे गौर से देखा। इस लौडनकी ने अभी अभी अपनी रोजी रोटी लात मार दी थी, सिर्फ एक अनजान बुढ़िया के लिए। गायत्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब नाटक खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन अभी नहीं। अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। नंदिनी गायत्री देवी को उनके बताए हुए एक छोटे से गरीब बस्ती के पते पर ले गई, जो गायत्री देवी ने पहले से ही सेट कर रखा था। वहां एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था। नंदिनी ने उन्हें वहां बिठाया और बोली, मां जी, आप यहां आराम कीजिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ दवाइयां और राशन लेकर आती हूं। गायत्री देवी ने उसका हाथ पकड़ दिया लिया। बेटी, तूने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, अब क्या करेगी? घर कैसे चलाएगी? नंदिनी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं मां जी, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया है तो दूसरा खोल देंगे। मेरे पिताजी कहते थे, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी या कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। गायत्री देवी का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी खोज पूरी हुई, यही है मेरे घर की लक्ष्मी। अगले दिन रविवार था। सिद्धार्थ अपने घर के बगीचे में बैठा कॉफी पी रहा था, लेकिन उसका दिमाग कल की घटना पर अटका हुआ था। नंदिनी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। तभी गेट पर शोर हुआ। उसने देखा कि नंदिनी वहां खड़ी है और गार्ड्स उसे रोक रहे हैं। सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद वह माफी मांगने और नौकरी वापस मांगने आई है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसने गार्ड्स को इशारा किया कि उसे आने दें। नंदिनी तेज कदमों से सिद्धार्थ के पास आई। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। क्या हुआ मिस समाज सेविका? सिद्धार्थ ने तंज कसा। 24 घंटे में ही अक्ल ठिकाने आ गई।
नौकरी वापस चाहिए। नंदिनी ने लिफाफा टेबल पर रखा और बोली, मैं नौकरी मांगने नहीं आई हूं सर। कल हड्डबद्दी में मैं कंपनी का एक कैलकुलेटर और कुछ जरूरी कागजात अपने बैग में ले आई थी। यह कंपनी की अमानत है, इसे लौटाने आई हूं। मैं नहीं चाहती कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगे। सिद्धार्थ हैरान रह गया। यह लाड़े की ईमानदारी की किस मिट्टी की बनी थी? तभी घर के मुख्य दरवाजे से एक आवाज आई, सिद्धार्थ। यह आवाज बहुत ही रौबदार और जानी पहचानी थी। सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों ने पलटकर देखा। वहां गायत्री देवी खद्दधी थीं, लेकिन सफाई वाली के भेष में नहीं। उन्होंने एक भव्य बनारसी साद्धी पहनी थी, गले में हीरों का हार था और चेहरे पर वही तेज था जो वर्मा ग्रुप की मालकिन पर जचता था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके हाथ में वही झाद्धू थी जो वह पिछले 2 दिनों से सड्डक पर लगा रही थीं। सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिद्धार्थ ने कभी अपनी मां को झाड़ू हाथ में लिए नहीं देखा था और नंदिनी के लिए तो यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि जिस बेचारी बुढ़िया की उसने मदद की थी वह कोई और नहीं बल्कि शहर की सबसे ताकतवर महिला गायत्री देवी थी। मां, सिद्धार्थ के मुंह से बस इतना ही निकला। ये सब क्या है? आपके हाथ में झाड़ू और आप। गायत्री देवी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आईं। उनकी चाल में एक गरिमा थी। वह सिद्धार्थ के पास नहीं बल्कि सीधे नंदिनी के पास गईं। नंदिनी सहम गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। गायत्री देवी ने बड़े प्यार से नंदिनी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में वही कृतज्ञता थी जो सड़क किनारे पानी पीते वक्त थी। हैरान हो बेटा? गायत्री देवी ने नंदिनी से पूछा, फिर सिद्धार्थ की ओर मुद्दी। सिद्धार्थ, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम्हें मेरे पुराने ख्यालात पसंद नहीं। तुम कहते थे कि तुम्हें ऐसी लड़डच चाहिए जो तुम्हारी क्लास की हो। तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़डच ढूंढी है जिसकी क्लास पैसों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से मापी जाती है। सिद्धार्थ अभी भी भ्रमित था। मां, आप क्या कह रही हैं? ये तो वही है जिसने कल मेरे ऑफिस में तमाशा खद्दा किया था। यह तो एक मामूली अकाउंटेंट है। गायत्री देवी की आवाज सख्त हो गई। मामूली? सिद्धार्थ, जिस लड़की को तुम मामूली कह रहे हो उसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी एक अनजान बूढ़ी औरत के लिए। उसने अपनी भूख की परवाह नहीं की और अपना खाना मुझे खिला दिया। जब तुमने मेरे ऊपर पैसे फेंके तो उसने वो पैसे उठाकर तुम्हारे मुंह पर नहीं मारे बल्कि इज्जत से वापस किए। क्या तुम्हारी उन हाई क्लास दोस्तों में से किसी में भी इतनी हिम्मत या इतना चरित्र है? गायत्री देवी ने शनाया वाली घटना भी विस्तार से बताई। उन्होंने बताया कि कैसे शनाया ने उन्हें धिक्कारा था जबकि नंदिनी ने उन्हें अपनाया। सिद्धार्थ का चेहरा शर्म से झुकने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी मां उस समय भेष में को अनदेखा कर दिया था और शनाया के साथ चला गया था। उसे अपनी ही ओछी सोच पर घिन आने लगी। गायत्री देवी फिर नंदिनी की तरफ मुद्दी। नंदिनी, मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला, नाटक किया, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं एक ऐसी बहू चाहती थी जो मेरे बेटे की दौलत से नहीं, उसके परिवार से प्यार करे, जो इस घर को अपना घर समझे। और तुमने हर परीक्षा पास कर ली है। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? नंदिनी स्तब्ध थी। यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैम, माँ जी, मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूं। मेरी और आपकी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। और सर मुझे पसंद नहीं करते। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ, जिसका अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था, आगे बढ़ा। उसने नंदिनी को पहली बार एक इंसान की तरह, एक महिला की तरह सम्मान से देखा। उसे एहसास हुआ कि जो हीरा वह बाहर ढूंढ रहा था वह दरअसल उसके ऑफिस के एक कोने में ही चमक रहा था। नंदिनी, सिद्धार्थ की आवाज में एक नई विनम्रता थी। मां सही कह रही हैं। फर्क है, बहुत बद्धा फर्क है, लेकिन वो फर्क पैसों का नहीं बल्कि इंसानियत का है। तुम मुझसे बहुत ऊपर हो। कल तक मुझे लगता था कि मैं कंपनी का बॉस हूं, लेकिन सच तो यह है कि असली लीडर तुम हो। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी खुद को सुधारने का और एक बेहतर इंसान बनने का? माहौल भावुक हो गया था। गायत्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन कहानी में अभी एक और मुद्दा आना बाकी था।
नंदिनी ने तुरंत हां नहीं कहा। वह स्वाभिमानी थी। सर, नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, रिश्ते बराबरी में होते हैं, दौलत की बराबरी नहीं बल्कि सम्मान की बराबरी। अभी आप सिर्फ अपनी मां की बात सुनकर या शर्मिंदगी महसूस करके यह कह रहे हैं। मैं किसी दया या एहसान के रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। गायत्री देवी मन ही मन नंदिनी के इस जवाब पर और भी ज्यादा खुश हुई। यह लडडिन की बिकाऊ नहीं थी, न ही भावनाओं में बहने वाली थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस इज्जत के साथ देना चाहता हूं, और इस बार अकाउंटेंट के तौर पर नहीं, बल्कि चैरिटी एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर। कंपनी को प्रॉफिट की जरूरत है, लेकिन जैसा तुमने कहा, हमें दुआओं की भी जरूरत है। नंदिनी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसे वहां अब घमंड नहीं, बल्कि पछतावा और एक नई शुरुआत की चमक दिखाई दी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नौकरी मंजूर है सर, लेकिन बाकी बातों के लिए वक्त लगेगा। गायत्री देवी ने हंसते हुए दोनों को गले लगा लिया। वक्त ही वक्त है, बस शुरुआत सही होनी चाहिए। कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। अगले ही दिन शनाया, जिसे पता चल गया था कि सिद्धार्थ के घर क्या हुआ है, वह गुस्से में तमतमाती हुई वर्मा हाउस पहुंच गई। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली लड़चकी ने उसकी जगह ले ली। उसके पास एक ऐसा राज था जो इस खुशहाल बनते माहौल में आग लगा सकता था। शनाया के आते ही घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। वह सीधी ड्राइंग रूम में घुसी, जहां गायत्री देवी, सिद्धार्थ और नंदिनी, जो अपने नए पद के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करने आई थी, बैठे थे। शनाया ने एक फाइल मेज पर पटकी। बहुत बधाई हो आंटी जी, शनाया ने व्यंग्य से कहा। सुना है आपने एक कोहिनूर हीरा ढूंढ निकाला है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह हीरा असली है या कांच का टुकड़ा? सिद्धार्थ खदारा हो गया। शनाया, तमीज से बात करो। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शनाया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ, पहले देख तो लो तुम्हारी। यह सती सावित्री नंदिनी असल में है कौन? इसके पिता, उसने नंदिनी की तरफ उंगली उठाई। इसके पिता रमेश चंद्रा वही कैशियर थे जिन्होंने 10 साल पहले वर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री से 25 लाख का गबन किया था, और फिर पुलिस के डर से शहर छोड़ कर भाग गए थे। यह उसी चोर की बेटी 10 साल पहले वर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री से 25 लाख का गबन किया था, और फिर पुलिस के डर से शहर छोड़ कर भाग गए थे। यह उसी चोर की बेटी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिद्धार्थ और गायत्री देवी के चेहरों का रंग उड़ गया। 10 साल पहले की वह घटना कंपनी के लिए एक बद्धा धब्बा थी। रमेश चंद्रा पर इल्जाम था कि उन्होंने मजदूरों की सैलरी के पैसे चुराए थे। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ी डीडेच गया, लेकिन उसने नजरें में नहीं झुकाई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। सिद्धार्थ ने अविश्वास से नंदिनी को देखा। नंदिनी, क्या यह सच है? नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, हां सर, मैं रमेश चंद्रा की बेटी हूं, लेकिन बस, सिद्धार्थ चिल्लाया। मुझे और कुछ नहीं सुनना। जिस आदमी ने मेरे पिता के भरोसे का खून किया, जिसने गरीब मजदूरों का पेट काटा, तुम उसकी बेटी हो, और तुम यहां हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी। यह सब एक प्लान था, है ना? मां के करीब आना, मेरा दिल जीतना, ताकि तुम अपने पिता का बदला ले सको या फिर और पैसा लूट सको। गायत्री देवी भी स्तब्ध थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिस लड़की के संस्कार इतने उच्च हैं, उसका खून ऐसा कैसे हो सकता है। शनाया के चेहरे पर जीत की खुशी थी। नंदिनी ने कांपती आवाज में कहा, सर, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे पिता चोर नहीं थे, उन्हें फंसाया गया था, और जिन्होंने फंसाया था वो कोई और नहीं, आपके ही कंपनी के वो लोग थे जिन पर आपके पिता आंख बंद करके भरोसा करते थे। मेरे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, वो शर्मिंदगी और झूठे इल्जाम के बोझ तले मर गए थे। मैं यहां बदला लेने नहीं आई थी, मैं सिर्फ अपने पिता के माथे से वह कलंक मिटाने आई थी। मैं सबूत ढूंढ रही थी। सबूत? क्या बकवास है? शनाया बीच में बोली, चोर की बेटी चोर ही होती है। नंदिनी ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी और एक पेन ड्राइव निकाली। यह मेरे पिता की डायरी है, इसमें उन्होंने सब लिखा है,
और इस पेन ड्राइव में वो सीसीटीवी फुटेज है जो उस वक्त गायब कर दी गई थी। मुझे यह रिकॉर्ड रूम की सफाई करते वक्त एक पुरानी फाइल के बीच मिली थी। मैंने इसे कल ही देखा। उसने पेन ड्राइव सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाई। सिद्धार्थ झिझका, लेकिन गायत्री देवी ने आगे बढ़ाकर पेन ड्राइव ले ली और तुरंत लैपटॉप में लगा दी। वीडियो बहुत धुंधला था, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि रात के अंधेरे में तिजोरी से पैसे रमेश चंद्रा नहीं, बल्कि कंपनी का मैनेजर मिस्टर चोपड़ा निकाल रहा था। वहीं मिस्टर चोपड़ा, जिन्होंने नंदिनी को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। सच सामने था। कमरे में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। शनाया का चेहरा फक पद्दच गया, क्योंकि मिस्टर चोपड़ा शनाया के दूर के मामा लगते थे और उन्हीं की सिफारिश पर शनाया सिद्धार्थ के करीब आई थी ताकि कंपनी पर कब्जा किया जा सके। सिद्धार्थ ने मुट्ठियां भींच लीं। उसे अपनी गलती और 10 साल से हो रहे अन्याय का एहसास हुआ। उसने लैपटॉप बंद किया और नंदिनी के सामने घुटनों पर बैठ गया। एक अमीरजादा, कंपनी का मालिक, आज अपने एक पूर्व कर्मचारी की बेटी के सामने नतमस्तक था। नंदिनी! सिद्धार्थ का गला रुंध गया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने बिना जांच किए एक ईमानदार आदमी को अपराधी मान लिया। तुम्हारे पिता चोर नहीं थे, हम अंधे थे। तुम हमें माफ कर दो। नंदिनी ने सिद्धार्थ को उठाया। माफी मुझे नहीं, मेरे पिताजी की तस्वीर से मांगिए सर, और बस इतना कर दीजिए कि दुनिया को सच पता चल जाए। गायत्री देवी ने आगे बढ़कर शनाया को देखा। निकल जाओ मेरे घर से, और अपने मामा से कह देना कि पुलिस रास्ते में ही होगी। शनाया पैर पटकती हुई वहां से भाग गई। गायत्री देवी ने नंदिनी के माथे को चूमा। आज तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पति की कंपनी को भी पाप के भागीदार बनने से बचा लिया। अब यह रिश्ता सिर्फ पसंद का नहीं, प्रायश्चित और सम्मान का भी है। अगले ही दिन वर्मा इंडस्ट्रीज के गेट पर पुलिस की जीप का सायरन गूंजा। मिस्टर चोपड़ा, जो कल तक अपनी कुर्सी के घमंड में चूर थे, आज हथकद्दियों में जगधे हुए बाहर लाए जा रहे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़स रही थीं। उन्होंने सिद्धार्थ के सामने गिद्दाने की कोशिश की। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया मजबूरी में किया। लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस इतना कहा, मजबूरी ने आपको चोर बनाया हो सकता है, लेकिन दूसरों को फंसाने की साजिश ने आपको अपराधी बना दिया है। कानून अपना काम करेगा। उसी शाम सिद्धार्थ ने एक बद्धी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शहर के सारे बद्धे पत्रकार वहां मौजूद थे। मंच पर सिद्धार्थ अकेला नहीं था। उसकी एक तरफ गायत्री देवी थीं और दूसरी तरफ साधारण कपद्धों में नंदिनी खद्दी थी। पीछे दीवार पर रमेश चंद्रा की एक बद्धी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने माइक संभाला और भारी मन से कहा, आज वर्मा ग्रुप अपनी एक बहुत बद्धी गलती सुधारने जा रहा है। 10 साल पहले हमने बिना पूरी जांच किए अपने एक वफादार कर्मचारी श्री रमेश चंद्रा पर चोरी का कलंक लगाया था। आज हमें पता चला है कि वो निर्दोष थे। असली अपराधी हमारे अपने बीच छिपे थे। वर्मा इंडस्ट्रीज सार्वजनिक रूप से रमेश चंद्रा जी और उनके परिवार से माफी मांगता है। उनके सम्मान में हम उनकी जब्त की गई ग्रेच्युटी और पेंशन ब्याज सहित उनकी बेटी नंदिनी को लौटा रहे हैं। साथ ही कंपनी की तरफ से रमेश चंद्रा मेमोरियल फंड शुरू किया जा रहा है, जो गरीब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाएगा। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसके पिता की आत्मा को सच में शांति मिली थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह तालियां किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर के बगीचे में शांति थी। गायत्री देवी ने अपनी तिजोरी से खानदानी कंगन निकाले और नंदिनी के पास आईं। नंदिनी, उन्होंने प्यार से कहा, ये कंगन मेरे नहीं है, ये इस घर की गृह लक्ष्मी के हैं। तुमने मेरे बेटे को इंसान बना दिया, मेरे पति की कंपनी को पवित्र कर दिया। अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नंदिनी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मां ठीक कह रही हैं नंदिनी। मुझे एक काबिल जीवन साथी की जरूरत है जो मुझे जमीन से जुद्धे रहना सिखाए। क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? नंदिनी ने झुककर गायत्री देवी के पैर छुए और फिर कंगन स्वीकार किए। उसने कहा, मैं यह कंगन एक बहू के रूप में नहीं,
बल्कि एक बेटी के रूप में स्वीकार करती हूं। मैं वादा करती हूं कि इस घर और कंपनी में कभी भी दौलत को इंसानियत से ऊपर नहीं रखा जाएगा। उस रात गायत्री देवी ने आसमान की तरफ देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने एक बहुत बद्धा सबक सीखा था और दुनिया को भी सिखाया था कि बाजारों में हर चीज की कीमत हो सकती है, लेकिन संस्कार और चरित्र अनमोल होते हैं। उन्होंने भेष बदलकर सिर्फ एक बहू नहीं ढूंढी थी, बल्कि अपने बेटे के लिए एक नई जिंदगी ढूंढी थी। सच ही कहा है, इंसान की असली अमीरी उसकी जेब में नहीं, उसकी नीयत में होती है।